हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और आज हम आपके इस सब्जेक्ट का 2023 का सिलेबस देखेंगे एनईपी पॉलिसी के तहत। ठीक है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। एक्चुअली अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित ड्यू से रिलेटेड आपको चैप्टर्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन वो पुराने सिलेबस पर बेस्ड हैं। तो यही कहूँगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एक नई वीडियोस आपके लिए लाई जाएंगी, तो आप उनको फॉलो करें, पुराने को ना करें। तो यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो डायरेक्टली चलते हैं, इसके सिलेबस को समझते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, सिलेबस को मैं काफ़ी समझाऊंगा, तो ये मत सोचना कि आपने देख लिया सिलेबस तो हो गया। तो बस समझिए, इंपॉर्टेंट है, कई सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, जो यूनिट 1 है, अगर हम इसमें यूनिट्स की बात करें तो काफ़ी यूनिट्स हैं। आई थिंक अभी 9 यूनिट्स आई थिंक हैं इसमें, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, इस सब्जेक्ट में 9 यूनिट्स हैं। अभी मैं देख लूँगा कितनी है। तो पहली यूनिट है जो है वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, आपको पढ़नी है इसमें। मौलिक अधिकार पढ़ने हैं। मौलिक अधिकारों पर जो बहस हुई थी, जो डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर, जो हमारी संविधान सभा थी उसके अंदर मौलिक अधिकारों को लेकर क्या बहस हुई थी, जिस समिति ने मौलिक अधिकार बनाए थे उसने आपस में क्या डिबेट की थी, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नीति निर्देशक जो तत्व हैं, जो नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ में संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है। जैसे कि फेडरलिज्म का मतलब होता है दो सरकारें, केंद्र और राज्य स्तर, जहाँ पर दो सरकारें पाई जाती हैं केंद्र और राज्य स्तर पर, उसे हम फेडरलिज्म कंट्री कहते हैं। तो आपको यूनिट 1 में ये सारी बातें करनी है। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 में आपको समझना है राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण। देखो, रियासतों का किस तरह से एकीकरण किया गया, जो भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको किस तरह से इंटीग्रेट किया गया, जोड़ा गया आपस में। और राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, यानी कि भाषा के आधार पर किस तरह से राज्यों का गठन किया गया। जैसे कि जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था 1953 में, उसे आंध्र प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। मतलब भाषा के आधार पर अब राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भारत में हमने देखा था, आज़ादी के बाद हुई थी, और इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब रियासतें भारत में लगभग 500 से 550 से ऊपर रियासतें थी, तो उसको किस तरह से भारत में जोड़ा गया। स्पेशली आप जानते हैं जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी, हैदराबाद की रियासत थी, और जूनागढ़ की जो रियासत थी, 3 रियासतें, इनको जब एकीकृत किया गया तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम सामने आई। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है कि किस तरह से रियासतों का, प्रिंसली स्टेट्स का एकीकरण किया गया, उनको आपस में जोड़ा गया, और किस तरह से सरकार को मजबूर होना पड़ा कि सरकार राज्य के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करे। तो यहाँ पे आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है संसद के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में। बात को समझिए। देखो, देश को चलाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस चेंज नहीं होता। जो हमारा देश है वो संसद से चलता है, ठीक है, न्यायपालिका से चलता है, ये चेंज नहीं होते। ठीक है, ये बदलते नहीं हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री का जो पद है वो भी पद है, एक इंसान बदल जाए लेकिन ये पद रहता है। ठीक है, तो इन्हीं से हम, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है मेनली। जो संसद हो गई, न्यायपालिका हो गई, ये जो इंस्टीट्यूशंस इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको कवर करना है। साथ में आपको जो राज्य स्तर पर, जैसे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, इनसे इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट लेवल में एक बार मैं देख लूँगा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो देख लूँगा कि आपको कहीं विधान पालिका, जो राज्य स्तर पर जो विधायिका होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि नहीं, वो भी मैं ऐड करूँगा एक बार आप अच्छे से सिलेबस समझ कर। एक गुड न्यूज़ ये है कि जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ, तो उसी दिन मैं अभी संसद में होकर आया हूँ। बिल्कुल संसद भवन को काफ़ी अच्छे से देखा। लोकसभा में बैठा हूँ मैं, हालांकि जहाँ पर नेता बैठते हैं वहाँ पर नहीं बैठा, जैसे कि थोड़ा ऊंचाई पे जहाँ पे नॉर्मली वीआईपीज लोग वगैरह बैठते हैं, तो वहाँ पे बैठा था। पब्लिक जो बैठती है जहाँ पर, तो वहाँ पर मैं बैठा था। काफ़ी अच्छे से मैंने आज के दिन संसद को काफ़ी अच्छे से देखा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए ये, और काफ़ी अच्छे से बिल्डिंग्स को देखा। हालांकि ये है कि संसद जो हमारी जो संसद है उसके सामने एक जो सेंट्रल विस्टा है, उसके अंदर नई संसद का निर्माण किया जा रहा है। तो आज मैंने संसद देखी, ये बता दिया। ठीक है, अब 4 यूनिट में अगर हम बात करें तो सामाजिक संरचना और राजनीतिक शक्ति,
ये क्या है, इसमें आपको मेनली जाति के बारे में पढ़ना है। देखो यूनिट 4 में आपको मेनली जाति के बारे में पढ़ना है, वर्ग के बारे में पढ़ना है, जो क्लास है अमीर और गरीब उसके बारे में पढ़ना है, लिंग जो महिला है जो पुरुष है उसमें जो अंतर है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको यूनिट 4 में पढ़नी है। अब ये तीनों चीज़ें सामाजिक संरचना और राजनीतिक शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों नाम भी लिखे हुए हैं। यूनिट 5 की बात करूं मैं अगर, तो यूनिट 5 में आपको धर्मनिरपेक्षता को पढ़ना है। सांप्रदायिकता पर क्या बहस हुई थी पार्लियामेंट के अंतर्गत, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सेकुलरिज्म को लेकर क्या बातें हुई थी, क्या बात किस तरह से सेकुलर कंट्री बनाया गया है भारत को, इसके बारे में आपको पढ़ना है। धर्म और राजनीति किस तरह से ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं ना धर्म और राजनीति की, तो धर्म तो आता है भाई राजनीति में। भारत का तो इतिहास रहा है कि धर्म ही हमारा कर्तव्य है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में धर्म को रखा गया है। इसके साथ ही यूनिट 6 में आपको राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ना है और पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। देखो कहीं कहीं पर वन पार्टी सिस्टम होता है, जैसे कि चाइना ले लो। ठीक है, अब चाइना के अलावा अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम चलता है, 2 मेजर पार्टी होती हैं। ब्रिटेन में ले लो, ब्रिटेन में 2 से ज़्यादा हैं लेकिन 2 ही मेजर हैं, एक कंजर्वेटिव हो गई जहाँ तक मुझे याद है और एक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, छोड़ो। तो दो मेनली जो पार्टीज़ हैं वहाँ पे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे मेनली 2 पार्टी हैं प्रमुख। तो 2 पार्टी सिस्टम है यहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम है। भारत ले लो तो यहाँ पे बहुदलीय है सिस्टम है, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। फ्रांस में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल की क्या विशेषताएं होती हैं, पार्टी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। 7 की बात करें अगर हम, तो विकास रणनीतियाँ। अब विकास रणनीतियों के अंतर्गत आपको एक नियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। एक्चुअल में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको नियोजित ढंग से प्लानिंग करके भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था। जब भारत आज़ाद हो गया तो सबने सोचा कि भाई अब प्लान करेंगे और प्लान करके हम देश को आगे बढ़ाएंगे, तो इसीलिए प्लान इकोनॉमी को आपको पढ़ना है। और जो नवउदारवादी पुनर्गठन हुआ, देखो 1991 में क्या हुआ, पूंजीवादी जो नीतियां थी उसको सरकार ने अपना लिया, प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। 1991 के बाद नई आर्थिक नीतियां अपना ली, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है। नवउदारवादी का मतलब वही है। इसके साथ ही आपको यूनिट 8 में यहाँ पर श्रमिक, किसान, पर्यावरण, महिला, ये जो 4 आपको वर्ग बताए गए, इनके सामाजिक आंदोलन को पढ़ना है। देखो सबसे पहले आप समझेंगे कि सामाजिक सोशल मूवमेंट होता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, लेकिन और भी अच्छे से मॉडिफाई करके एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा मैं। श्रमिक आंदोलन को आपको पढ़ना है, भारत में किस तरह से श्रमिक आंदोलन वगैरह हुए हैं। आज़ादी के टाइम पर हम देखते हैं कि किसान आंदोलन बहुत हमें दिखाई दिए, श्रमिक आंदोलन हमें आज़ादी के टाइम पर दिखाई दिए। जो गांधी जी ने जब खेड़ा गए थे वो अहमदाबाद के, तो वहाँ पर हम श्रमिक आंदोलन हुआ था। इसके साथ ही लास्ट यूनिट जो है उसमें है, यहाँ पे आपको विकासात्मक, कल्याणकारी और नियामक, जो भारत एक वेलफेयर स्टेट है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक है, देखो भारतीय राज्य किस तरह का है, एक विकासात्मक प्रकृति है, एक विकास की ओर ले जाने वाली डेवलपमेंटल स्टेटस है भारत का, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। किस तरह से वेलफेयर की नीतियाँ यहाँ पे लाई जाती हैं लोगों के कल्याण से संबंधित, और किस तरह से ये चल रही हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना बात को, कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है ना, कोशिश करना डिटेल में पढ़ना। देखो क्या है कि आपको तो वीडियोस देखनी है, तो मुझे भी मोटिवेट कीजिए कि मैं थोड़ा डिटेल वीडियो लाऊं। डिटेल इसलिए होता है क्योंकि आपको सारी चीज़ें कम से कम समझ में तो आ जाए। आपको तो बस बैठकर वीडियो ही देखनी है ना, आप 15 मिनट और देख लो, 10 मिनट और देख लो, ताकि आपको सारी बातें लगभग पता चल सकें। देखो मीडियम पढ़ो, ना तो बहुत ही ज़्यादा ना बहुत ही कम। आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज स्टूडेंट की तरह पढ़ो, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो। भले ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रटना ना पड़े, टॉपिक क्लियर रखो अपने, क्योंकि जब पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही है कि थोड़ी लॉन्ग वीडियो ही आप सपोर्ट करो उसको ज़्यादा, थोड़ी सी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और डिटेल में पढ़ना सभी टॉपिक्स को। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू।